बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही एक जो सबसे चर्चित नाम था प्रशांत किशोर का, वो चारों ओर गूंजने लगा। ऐसा लगा कि मानो पूरी सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर और जन स्वराज की आंधी चल रही हो, सुनामी चल रही हो। और ये मुद्दा उभर गया कि क्या इस बार बिहार चुनाव का रिजल्ट ठीक वैसा ही होगा जैसे दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पूर्व स्थापित पार्टियों को उखाड़ फेंका था। तो क्या इस बार जन स्वराज भी बिहार में वही कहानी लिखने जा रहा है? तो अगर सोशल मीडिया को देखें, अगर इंटरनेट के सेंसेशन को देखें, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर की पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। लेकिन क्या सोशल मीडिया कैंपेन और जगह जगह पे खाली नाम हो जाने से चुनाव जीता जा सकता है भारत में? क्या हम जनता के वोटिंग बिहेवियर को ठीक से समझ पा रहे हैं? और वो भी एक ऐसे राज्य में जो राजनीतिक रूप से अति सक्रिय है, संवेदनशील है, जातिगत ढांचा अत्यधिक जटिल है। वहां पे क्या सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम चुनाव जीत सकते हैं? वहां पे क्या नीतीश कुमार का फैक्टर कमजोर हुआ है? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी बिल्कुल पिछड़ जाएगी जन स्वराज से? इन सब मामलों की पड़ताल करेंगे इस सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो हम पहले तो इस बात पे विचार करेंगे कि आखिर आम जनता का वोटिंग बिहेवियर कैसा होता है और वो कैसे निर्धारित होता है। खास करके बिहार जैसे जटिल राजनीतिक राज्य में आम जनता कैसे वोट करती है, ये समझने की जरूरत है। और इस पूरी चर्चा से निष्कर्ष भी निकल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी की जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, या वो खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक राजनीतिक शिगुफा है जिसमें कि कुछ वोट वो काटने में कामयाब होंगे। इस बात का निष्कर्ष निकल जाएगा इसी चर्चा से। तो आइए हम एक एक करके मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। एक बात समझिए कि राजनीति में, खास करके भारत की राजनीति में, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है कि राजनीतिक दलों का व्यवहार क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब राजनीतिक जो दल हैं ये बहुत पहले से स्थापित किए जाते हैं जिससे कि जनता का विश्वास जीता जाए और जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाए। अब भारत में आप देखेंगे कि राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। उनकी अपनी एक कार्डर सिस्टम होती है जो गांव गांव, घर घर घूम के लोगों को कन्विंस करती है। अब बिहार जैसे राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज दो तरीके की दिखाई देती हैं। निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मूल रूप से यही पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं। नेशनल पार्टी आपको दिखाई देगी और रीजनल पार्टी दिखाई देगी। रीजनल पार्टीज में महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जैसे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी है, अभी तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और इस तरीके की बहुत सारी रीजनल पार्टीज यहाँ पे हैं, क्षेत्रीय दल हैं। और नेशनल पार्टीज में बीजेपी है और कांग्रेस है। कांग्रेस का बिहार में उतना कुछ अस्तित्व है नहीं, तो कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई और जो क्षेत्रीय दल हैं उसके अंडर में चुनाव लड़ने लगी यूपी में, बिहार में। इसीलिए कांग्रेस कमजोर होती चली गई। और बीजेपी क्यों मजबूत होती चली गई? क्योंकि उसके पास एक कार्डर सिस्टम भी है, और अगर वो क्षेत्रीय दलों को समर्थन भी देती है तो ड्राइविंग पोजीशन अपने पास रखती है। अब बिहार के इलेक्शन में ही तेजस्वी यादव यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी बनिस्बत की राहुल गांधी यहाँ पे कुछ काम कर पाए। अब एक बात देखिए कि हमने बात की कि आखिर ये जो नई पार्टी आई है जन स्वराज पार्टी, तो क्या वो पूर्व में स्थापित पार्टियों के जो जनता के भीतर विश्वास स्थापित है, क्या उसको उखाड़ने में सफल होगी? क्या अब हम इसको कैसे समझेंगे? हम दो फैक्टर से समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल कितना पुराना है तो विश्वास जमाने में कितनी आसानी होगी, और दिल्ली और बिहार का मामला कैसे अलग है। तो एक बात तो ये समझिए कि दिल्ली में कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, ये सब फैक्टर बिल्कुल नहीं कारक है, क्योंकि वहां पे मोस्टली जनता अन्य राज्यों से आई हुई है, पलायन वाली जनता है। तो उनके लिए मुख्य मुद्दा क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। उनके लिए मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, सफाई, तो ये सब मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिहार जैसे राज्य में देखेंगे तो यहाँ पे कास्ट का पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे आंकड़ों के साथ तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स थोड़ा पीछे है। राजनीतिक चेहरों का महत्वपूर्ण योगदान है बिहार के इलेक्शन में, महिला वोटरों का ज्यादा योगदान है बिहार के इलेक्शन में। अभी हम समझेंगे कि जन स्वराज की क्या स्थिति बन पाएगी।
तो यहां पे जो जन स्वराज पार्टी है 3 साल से एक्टिव दिखाई दे रही है। ये पार्टियां बहुत पुरानी हैं और यहां पे चाहे बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य पार्टियों, खास करके ये 3 पार्टियां, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लालू यादव के चुनावी राजनीति में आने से वहां के खास करके जो मुस्लिम यादव का समीकरण बना वो बहुत मजबूत समीकरण बना और आज तक जेनरेशन बाय जेनरेशन वोटिंग दिया जा रहा है। मतलब अब लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, फिर उनके बाद उनके बच्चे, अगर ये पॉलिटिक्स ऐसे चलती रही तो वहां पे इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करती है तो इसकी भी जड़ें अपनी मजबूत है। आरएसएस से जुड़े होने के कारण इनकी काडर बेस बड़ा मजबूत है और नेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस है, इनके पास पैसा है, तो हर चीज है इनके पास, एक्सपीरियंस है, पैसा है, काडर बेस है, संगठित कार्यकर्ता हैं। और तेजस्वी यादव के फैक्टर में है इनका कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट और ये जो अल्पसंख्यक मुस्लिम एमवाई फैक्टर है इनके पक्ष में है, तो एक बड़ा वोटर इनके फेवर में आ जाता है। अब हम जन स्वराज पार्टी की बात करें तो जन स्वराज पार्टी कई मामलों में पिछड़ जा रही है। बहुत सारे लोग तो इसके चुनाव चिन्ह को ही नहीं जान रहे हैं। आप हाल फिलहाल के जन स्वराज के दौरों को देखिए कि जो इनके सर्वे सर्वा हैं सुप्रीमो प्रशांत किशोर, जब ये किसी क्षेत्र में जाते हैं, यहां तक कि अभी एक दिन पहले जब ये राघोपुर गए थे तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र में, तो इनको कोई पहचान ही नहीं रहा था। लोग इसलिए जा रहे हैं कि फ्री में तौलिया बट रहा है, फ्री में पैसे बट रहे हैं, लोग देखने चले जा रहे हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो भीड़ दिख रही है वो खाली एक जिज्ञासा बस दिख रही है। यहां तो जेसीबी से अगर कोई डिगिंग होने लगती है तो उसमें भीड़ लग जाती है, किसी की मारपीट हो रही हो तो 10 लोग खड़े होकर भीड़ लगा के देखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे जब नेता लोग गाड़ियों काफिले के साथ पहुंचते हैं तो जनता भीड़ लगा देती है। इसको ये समझने की कोशिश ना की जाए कि ये वोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 1 to 1 बात करिए तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे क्या स्थिति है जन स्वराज की। कई लोग पार्टी का सिंबल नहीं पहचानते हैं, कई लोग ये जानते ही नहीं है कि ये पार्टी कहां से आई, कैसे आई, कौन इसका करता धरता है। तो इस मामले में ये बहुत पिछड़ जा रही है। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टी में अगर क्रेडिबिलिटी देखें, अगर साख देखें, तो जन स्वराज यहां पे खाली उन मतदाताओं में है जो हाईली एजुकेटेड हैं या बहुत जागरूक हैं, उनको दिखाई दे रहा है। बाकी अन्य लोग इसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, खाली एक जिज्ञासा है। दूसरी बात देखिए कि यहां का जो ढांचा है कास्ट पॉलिटिक्स का, जिसको कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं इस कास्ट पॉलिटिक्स को नहीं मानता, इसको खत्म कर दूंगा, और मोदी जी के नाम पे वोट मिल गया। तो मोदी जी के पीछे एक पूरी सिस्टम खड़ी थी, इनके पीछे वो सिस्टम नहीं खड़ी है और नहीं ये दिल्ली है। कास्ट पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। मैं एक उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो वोटर समूह है वो अति पिछड़ों का है, जो एक अति पिछड़ा है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और वो लगभग 36% ये वोटर का समूह है और इनको स्विंग वोटर कहा जाता है। और ये उतने पढ़े लिखे नहीं है, विकास के हर मानक में पीछे हैं, एक्सक्लूडेड सोसाइटी हैं। तो यहां तो जन स्वराज की कोई मतलब नेग्लिजिबल यहां पे संभावना है और ये सबसे बड़ा वोटर वर्ग है। और इस स्विंग वोटर में भी लगभग 60% महिलाओं का वोट ईसीबी का वो नीतीश कुमार जी को जाता रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शराबबंदी की, महिलाओं के लिए वो रोजगार योजना के लिए पैसे भेजे, साइकिल बांटी या अन्य जो भी योजनाएं चली हैं। तो एक तरीके से नीतीश कुमार को इस वर्ग का मसीहा माना जाता रहा है और यहीं से वो चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि ये स्विंग वोटर हैं, अब धीरे धीरे ये आरजेडी की ओर थोड़े से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ इसमें बीजेपी भी सेंध लगाती है, तो ये बटा हुआ वोटर है। अब यहां पे बिना इस वोट को कैप्चर किए हुए जन स्वराज कहीं भी यहां खड़ा नहीं हो सकता है और यहां पे वो एकदम जन स्वराज की स्थिति 0 है और यहां पे वो वोट उनके मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। जब लोग पहचानते ही नहीं है तो ये वोट तो मतलब समझिए कि अगर 2-4-5% भी वोट आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, एक तरीके से वोट काटने की बात होगी। इसलिए ये समझिए कि पॉलिटिक्स ग्राउंड में होती है, वो खाली सोशल मीडिया पे नहीं होती। तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। यहां पे अगर एमवाई समीकरण देखेंगे, इसमें तो एकदम क्लियर कट आरजेडी को फायदा है एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण में, और ये लगभग 30% वोट है, जो मान के चलिए कि पूरा पोलिंग लगभग आरजेडी के फेवर में जाएगा। और यही वजह है कि आप जरा 2020 का इलेक्शन देखिए, तो 2020 के इलेक्शन में आरजेडी को लगभग 23% वोट मिले थे और बीजेपी को वोट मिले थे लगभग 19.5%। और जनता दल यूनाइटेड, जैसे जैसे नीतीश कुमार जी वृद्ध होते जा रहे हैं, सबसे वृद्ध हैं,
74 साल के आसपास की उम्र हो गई है और मेंटली भी कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि फिट नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड को भी लगभग 16.5% वोट मिले थे, तो सबसे कम वोट जनता दल यूनाइटेड को ही मिले थे। और अगर सीटों की बात की जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी आउट ऑफ 243। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पे ये फैक्टर कितना बड़ा है चुनाव जितवाने के लिए। सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी और इस बार आरजेडी के साथ एक प्लस फैक्टर ये काम कर रहा है कि यहां पे 18 से 25 साल के जो मतदाता हैं वो लगभग 25% है। तो वो जो मतदाता है, अब आप अगर यहां पे वोटर की बात करेंगे तो देखिए यहां पे जो विमेन वोटर है वो आज भी नीतीश कुमार का समर्थक माना जाता है। विमेन फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है और लगभग 60% वोट तो इनके फेवर में माना जा सकता है। लेकिन एक और बात है कि 25% वोटर जो है वो यूथ है और वो 18 टू 25 इयर्स के बीच में है और इसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता ज्यादा है, रोजगार के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे, और लोगों में एक तरीके की फैटिक भी है, थकान है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं कर सकते क्योंकि कोई नाराज नहीं दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार से, लेकिन एक थकान है, 20 साल का शासन हो गया तो लोग सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार की बड़ाई भी कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया, विभिन्न योजनाएं चलाई, सड़कें बनी, सुरक्षा का भाव बढ़ा, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, बहुत सारी बातें, पुल बने, विकास के कार्य हुए, लेकिन लोग अब बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ एक ये भी फैक्टर है। तो इस पूरे विमेन वोटर्स में और इस पूरे जो यूथ वोटर्स में यहां भी जन स्वराज की स्थिति बहुत खराब है। तो जन स्वराज खाली यहां पे हवा हवाई दिखाई दे रहा है और इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम किसी राजनीतिक दल को खारिज कर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में एटलीस्ट जो 2025 का चुनाव है इसकी स्थिति बहुत कमजोर है। ये खाली सोशल मीडिया का शोर शराबा अधिक दिखाई दे रहा है। आगे चलिए, तीसरी बात है कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि डेवलपमेंट के इश्यू पे, अब डेवलपमेंट क्या है कि वही पलायन रोकना, रोजगार देना, हर दल अलग अलग दावे कर रहा है। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो 20 महीने के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे, हर घर से जो है एक एक व्यक्ति सरकारी रोजगार पाए, या इस तरीके के दावे हो रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे नीतीश कुमार, और ऐसी बातें। लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर लोग थोड़ा कम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो बातों से अब लंबा शासन है और बातों से पलटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पार्टी भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में भी यहाँ पे बेसिकली एनडीए और महागठबंधन की ही लड़ाई है, क्योंकि इसलिए इस लड़ाई को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ शासन में आए हैं और काम करके दिखाया है। यहां जन स्वराज खाली बातें बातें हैं, वो उसको कैसे करेंगे ये यहाँ पे बड़ा मुश्किल है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसके ना चुनाव चिन्ह को लोग जानते हैं, ना कैंडिडेट को लोग जानते हैं, और आपाधापी में चयनित लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़क, पलायन, ये सब। तो इसमें लोग अब नीतीश कुमार जी को उतना सक्षम नहीं पाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आरजेडी के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का एक जो फिक्स वोट है, जो जैसे कहते हैं कि ये जो एनडीए अलायंस है इसका मेन जो वोटर है 40-45%, वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आता है, या महादलित से आता है, या भूमिहार या ब्राह्मण जो कॉम्बिनेशन है वहां से आता है, और बाकी आरजेडी का तो फिक्स ही है। अब इस पूरे समीकरण में जन स्वराज कहां जगह बनाएगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। खाली सोशल मीडिया में या मीडिया में खूब इंटरव्यू देके ये चुनाव अगर जीतना होता तो सब लोग भारत में सीएम और पीएम बन गए होते। अब अगली बात देखिए कि जो मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा था कि पर्सनालिटीज, अब यहाँ के चुनाव में सबसे बड़ी जो पर्सनालिटीज हैं यहाँ के चुनाव में, तो कुछ पर्सनालिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे मोदी जी, जैसे नीतीश कुमार, जैसे तेजस्वी, और जैसे राहुल गांधी, और जैसे प्रशांत किशोर जो जन स्वराज वाले हैं। अब आप भले ही मीडिया मैनेजमेंट में तो ये काबिल हैं ही, क्योंकि बहुत दिनों से ही काम कर रहे हैं, 14-15 साल से, तो ऐसा लगेगा कि मीडिया को इन्होंने थोड़ा इंटरव्यू देके माहौल बनाया है, लेकिन इससे चुनाव नहीं जीते जाते। इनका बहुत लिमिटेड रोल है। जैसे इन्होंने एसआईआर के ऊपर बहुत ज्यादा मोमेंटम बनाया, फिर ये कोलंबिया चले गए, फिर ये चुनाव में थोड़े सुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस हालांकि सीटें जीती थी, लगभग 19 सीटें जीती थी, लेकिन वो भी आरजेडी और समर्थक दलों के सहयोग से, तो इनका भी रोल लिमिटेड ही है।
प्रधानमंत्री जी का रोल तो रहता ही है। बिहार का चुनाव भी इन्हीं के नाम पे होगा, और क्योंकि यहाँ पे बिहार में कोई बहुत बड़ा लीडर है नहीं और सम्राट चौधरी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो बीजेपी के पास कोई फेस है नहीं, तो मोदी जी हमेशा ही एक्टिव रहते हैं चुनाव में। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है। भले ही देखिए, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी, इस सरकार से लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं और इतना गुस्सा है कि उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, लेकिन एक थकान है, नीतीश फैटिक जिसे मान लीजिए कि लंबे समय तक एक ही सरकार है और इसलिए इसको बदलना है। तो ये फैटिक और इनकम्बेंसी में फर्क होता है। एंटी इनकम्बेंसी क्या करती है कि लोगों को प्रेरित करती है कि सरकार के खिलाफ जाके वोट दो, और फैटिक में लोग छोड़ भी देते हैं, कह रहे चलो दे देते हैं। इनके साथ प्लस फैक्टर वही है, कास्ट जो पॉलिटिक्स है इनकी, और जो अल्पसंख्यक वाली राजनीति है, और अब यूथ भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 25% वोटर हैं यूथ, और भारी मात्रा में यूथ जो है तेजस्वी यादव की ओर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां भी प्रशांत किशोर एकदम साफी लग रहे हैं, इनका मामला एकदम साफी लग रहा है पर्सनालिटी में। हालांकि मीडिया में खूब चर्चा है, तो मीडिया का तो कोई है नहीं, चुनाव अगर मीडिया से जीते जाते तो बड़ा आसान हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है जो एक तरीके से मोदी जी के पक्ष में माहौल बना देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के अंदर वो शातिर दिमाग है पॉलिटिशियन का, जो उनको चुनाव जितवाता है, ना कि मीडिया जितवाती है। नहीं तो मीडिया ही सर्वे सर्वा हो जाती, वो तलवे क्यों चाटती राजनेताओं के। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे पर्सनालिटीज भी दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ जैसे अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम या इस तरीके का मुद्दा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। या करप्शन का मुद्दा, यहाँ बिहार इलेक्शन में तो बिल्कुल ही ये सब अभी तुरंत उभरेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। जो यूपी में इसका थोड़ा महत्व रहता है, यूपी में इसका ज्यादा महत्व है, बिहार में उतना महत्व नहीं है। करप्शन के मुद्दे पे लोग थोड़ा, जो एजुकेटेड लोग हैं वो ध्यान देते हैं, बाकी सब तो ये मानते हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर अब जैसे इलिटरेसी का लेवल है, तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन गई तो मोदी जी को जेल भेज देंगे। अब लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि देश का शासन कैसे चल रहा है। तो कुछ अन्य भी मुद्दे यहां पे आ रहे हैं, जैसे कोई स्कीम कर दी या कुछ घोषणाएं कर दी, तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, सेंसेशन बनाना चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता है। तो कुल लेते कि अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए कि इसका कंक्लूजन क्या है, कि क्या जन स्वराज का कोई अस्तित्व रहेगा, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो रहेंगे। तो अगर जन स्वराज की बात की जाए तो एटलीस्ट इस इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस, ये समझिए कि एक प्लेयर है और माइक टेस्टिंग चल रही है कि हमारी क्या स्थिति है। कुछ वोट मिल जाए तो आगे का ग्राउंड बने, फिर हम 2029 में फिर से चुनाव लड़के देखें कि क्या हो। इस इलेक्शन में फिलहाल इनको खाली एक तरीके से वोट काटने वाला मान लिया जाए तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर ये भी चुनाव लड़ जाएंगे, कहीं से लड़ जाएं, तो इनका हारना तय है। और इसलिए क्योंकि देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं ना राजनीति में कि आखिर, अब जैसे ये हम लोग कह देते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, आईआईटी से आ रहे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और विदेशों से आ रहे हैं, और आम जनता वोट नहीं दे रही है उन्हें, तो इसका मतलब जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है। समस्या यह है कि देखिए, भारत एक विकासशील देश है, बहुत सारे क्षेत्र पिछड़े हैं, और बिहार में तो अति पिछड़ापन कई क्षेत्रों में है। अब मान लीजिए कि एक पॉलिटिशियन है, अब सोचिए जरा, और अगर आप होते तो क्या करते इनकी जगह पे। मान लीजिए कि एक राजनेता है, और वो कैसा राजनेता है, वो मजा हुआ राजनेता है, स्थापित इस्टेब्लिश्ड है अपनी अपनी पार्टियों से, उसी क्षेत्र में 20 साल 30 साल 15 साल 20 साल से राजनीति कर रहा है, 40 साल से। और वो क्या है कि लोगों के घरों में जाता है, उसका एक कनेक्ट है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो कनेक्टेड है, वो लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, हेल्प करता है अपने कार्यकर्ताओं को। भले हम जिसको कहते हैं ठेका दिलाना या सहयोग करना, बच्चों के एडमिशन में, जगह जगह वो शादी ब्याह में जाना या फंक्शंस में जाना, मैरिज अटेंड करना, अवेलेबल रहना, ये सब वो करता रहता है। हम भले कह देते हैं कि नेताजी ध्यान नहीं देते, लेकिन अपने क्षेत्र में ये नेता सक्रिय रहते हैं, भले चुनाव जीते या हारे। जीतने में थोड़ा कम सक्रिय रहते हैं, हारने में थोड़े ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, आम जनता के लिए एक होप है, जो वहीं बैठे हुए हैं, और इनका मुख्य पेशा ही है, ये 100% पॉलिटिशियन है, बिना किसी मिलावट के। दूसरा इनका कोई धंधा नहीं है। वो अलग बात है कि वो ठेका करते हैं, वो स्कूल चलाते हैं, लेकिन वो कहते यही है कि हम समाज सेवक हैं, लगातार वो लगे रहते हैं इस क्षेत्र में। और एक व्यक्ति है जो आया है,
अब मान लीजिए जैसे जनसुराज है, अब यहाँ कई लोग प्रोफेसर हैं, आईआईटी वाले हैं, आईएएस हैं, कोई डीजीपी है, कोई अन्य जगहों से आ रहा है। अब ये लोग कौन है, लंबे लंबे समय तक बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पदों पे, और इनका जनता से कोई मतलब नहीं होता। जब ये पढ़े तथाकथित पढ़े लिखे लोग जब शासन में होते हैं, सत्ता में होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो आम जनता को कुछ नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करते। और जब इनको लग जाता है कि नेतागिरी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या उनका नेतागिरी की ओर रुझान आ जाता है, या वो बीआरएस ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, चाहे जिस भी महत्वाकांक्षा की वजह से, जब वो छोड़ के आते हैं तो कहते हैं कि जी उनके अंदर एक ईगो रहता है और वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो पद पे रहते हुए भी इतने वर्षों तक खाली उन्होंने रूल किया है, उन्होंने जनता से कोई कनेक्ट नहीं किया है। आपने देखा ही होगा सरकारी अधिकारियों को, तो जब ये चुनाव लड़ने आते हैं तो इनके अंदर एक दम्भ होता है कि नेता अनपढ़ हैं, वो हमारे आगे कोई उनकी हैसियत नहीं है, और हम जाएंगे तो जनता हमें फूलों का हार पहनाएगी, और जनता बैठी हुई है कि आइए आपको जूतों का हार पहनाते हैं। क्योंकि जब आप एक महत्वपूर्ण पद पे थे तो आपने जनता के लिए क्या किया, अपने जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, आप पैराशूट से कूद गए, आपका तो यह भी तय नहीं था कि उस क्षेत्र में कहां से आएंगे आप, और खाली आप आईआईटी आईआईएम से होने के नाते मानते हैं कि आपका आईक्यू ठीक है, आपने देश के लिए योगदान दिया है, लेकिन आपने उस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया, या आम जनता के लिए भी आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना आप किसी को जानते हैं, ना आपको जनता जानती है, और फिर खाली आपके डिग्री और ओहदे की वजह से कोई वोट मिलेगा तो बिल्कुल नहीं, आपकी जमानत जब्त होनी तय है। इसीलिए भारत में जब भी कोई आईआईटी आईआईएम एम्स और बड़े बड़े पदों वाला व्यक्ति आईएएस या आईपीएस जब चुनाव लड़ता है तो मोस्टली केसेस में उसकी जमानत जब्त हो जाती है, क्योंकि वो ईगो में रहता है, क्योंकि जीवन भर उसने अहंकार में रह के ही अपने पद का उपभोग किया है, आम जनता को कुछ नहीं समझा, और वो खाली राजनीति में आ रहा है मलाई चाटने के लिए, इसलिए जनता उसको रिजेक्ट कर देती है और इस नेता को चुनती है, जो कि 100% इसका काम है राजनीति, और ये जनता को बाई नेम बाई फेस पहचानता है और उनके साथ सुख दुख में खड़ा होता है। तो जनसुराज इसमें भी साफ हो गया, क्योंकि इनके ज्यादातर लोग आसमानी हैं, पैराशूट से उतारे गए हैं। हो सकता है आगे चल के ये अपनी काडर बेस विकसित कर लें, अन्य पार्टियों की काडर बेस ऐसी है, ये है इनके काडर, जो आरजेडी है या जो बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, तो इनके काडर ये हैं जो यहीं पे सीजन्ड पॉलिटिशियन है, यहीं पे रहते हैं, और बाकी लोग ऐसे हैं जनसुराज वाले। तो मोस्टली केसेस में अगर 2-4 सीट जीत गए तो इनके लिए समझिए कि वही चुनावी विक्ट्री है, नहीं तो इनकी मोस्टली जगहों पे जमानत जब्त होगी। खुद प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होने की पूरी संभावना है, चाहे वो जितने इंटरव्यूज दे लें। तो आपको क्या लगता है, बताइएगा कि क्या जो ये एनालिसिस है ये ठीक है? जनता का बिहेवियर खाली इंटरव्यू से या सोशल मीडिया से चेंज नहीं किया जा सकता, और ये भी आरोप नहीं लगाया जा सकता कि बिहार की जनता अनपढ़ों को चुन रही है या वो ऐसे लोगों को चुन रही है जो बेकार हैं। देखिए, नेता वही चुना जाएगा भारत की राजनीति में जो वहां से कनेक्टेड हो। अब हो सकता है कि आगे के चुनाव में अगर ये टिके रुके, इनके कैंडिडेट्स ने मेहनत की, जो कि नहीं करेंगे, जितने भी ये सब आए हैं पैराशूट वाले सब भाग जाएंगे, फिर अगली बार दूसरे कैंडिडेट को दिया जाएगा, खाली ये कह के कि ये ईमानदार हैं, बड़े पदों पे रहे हैं, फिर वही ईगो लाद दी जाएगी। तो अगर यही चलता रहेगा तो बार बार चुनाव हारते रहेंगे, इसलिए नेता का आम जनता से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। तो आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्या जनसुराज की जो राजनीति है वो, इनकी राजनीति के इश्यूज तो ठीक हैं, लेकिन जिस तरीके से ये थोड़ा इगोइस्टिक लग रही है, पार्टी के हेड हैं प्रशांत किशोर, या उनके अंदर एक ईगो की बातें चल रही हैं, या वो जनता को भी या नेताओं को भी कम करके आ करें, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है कि आगे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़े तो इनकी काडर भी बेहतर हो, इनकी मुद्दे भी आम जनता समझे, और सबसे बड़ी बात है कि परिचय, जब तक आम जनता इस पार्टी को अपनाएगी नहीं तब तक इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी को भी आम जनता ने अपनाया, तब जाके उसका कुछ अस्तित्व बना। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी गैप लग रही है जो इनके चुनाव हारने और जीतने के बीच में अवसर क्रिएट करेगी, और बिहार बिल्कुल 100% दिल्ली जैसा नहीं बनेगा, पूरा सेफ है। मोस्ट प्रोबेबल है कि इस चुनाव में जनसुराज एक वोट काटने वाली पार्टी बनके रह जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं? हालांकि राजनीति में आने चाहिए पढ़े लिखे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अब हम सुनते हैं कि 9th फेल है, कोई 4थी फेल है, किसी की डिग्री फर्जी है, कोई अपराधी है, इस तरीके के राजनेता देश की लोकतंत्र को चौपट करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव जो बनना चाहता है, जो कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करता है, उसको भी आके क्षेत्र में मेहनत करनी होगी। उसको बताना होगा कि हम यहाँ टिकने आए हैं, ना कि खाली MP MLA बन के सत्ता का सुख भोगने और मलाई चाटने आए हैं।
तो आपको क्या लगता है, अपने विचार बताइएगा जरूर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने इसी तरीके किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।